नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला हम पढ़ रहे हैं, उसमें भूगोल विषय हमने शुरू किया था विश्व भूगोल से। ये आज उसका 12वां लेक्चर होगा। लगभग आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे लगभग कितनी क्लासेस होंगी, तो लगभग 20 से 22 कक्षाएं की होंगी उसमें, जिसमें ये खत्म हो जाएगा। 40-40 मिनट 50-50 मिनट की कक्षाएं हैं, आप लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका 12वां कक्षा शुरू कर रहे हैं, 12वीं क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने 2-3 चैप्टर समाहित किए हैं। पहला चैप्टर है लवणता, है ना, सैलिडिटी क्या होती है ना, और उससे रिलेटेड जो सवाल आ रहे हैं 2-3 सवाल ही मेन है जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, एक तो सबसे ज़्यादा लवणता किस उसकी है, तो हम सब जानते हैं जो डेड सी है इजराइल के बगल में, इजराइल जॉर्डन के बीच में डेड सी, मृत सागर, वहाँ सबसे ज़्यादा है। तो उसी प्रकार के 2-3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। प्रवणता का मतलब होता है उसकी इंटेंसिटी। ठीक है, जल लवणता प्रवणता को क्या दर्शाता है, तो जहां भी हेलो लिखा आपको मिलेगा ना, जैसे कुछ शब्द हैं, है ना, उन शब्दों का अपना एक मतलब होता है। जैसे हीलियो होता है, हीलियो का मतलब होता है कि सन से उसका कनेक्शन होता है। ऐसे हेलो शब्द अगर आपको मिलेगा तो उसका मतलब सैलिडिटी से ही होगा, लवणता से ही होगा। तो कौन दर्शाता है, थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पाइनोक्लाइन, क्लैनोक्लाइन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेलोक्लाइन जो है वो जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। माफ कीजिएगा, खांसी थोड़ी सी उठ रही है। ठीक है, उसको दर्शाता है। जल लवणता प्रति 1000 जो उस वो है यूनिट है, उसमें हम लवणता की मात्रा देखते हैं, उसमें लवणता की मात्रा देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी भी ऐसा नहीं होता है 35% लिखा हुआ, वो 35 और नीचे यहाँ 2 जीरो लगे हुए होंगे। कभी लवणता की को देखना कितना लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है पर 1000, पर 1000। ठीक है, चलो तो अगला सवाल देखते हैं। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। तो जो सागर में लवणता है उसका मुख्य स्रोत है, जो हमारी नदियां हैं, वो नदियां चट्टानों से जब बहते हुए आ रही हैं तो चट्टानों में सैलिड पदार्थ पाया जाता है, चट्टानों में लवणता पाई जाती है, और वही नदियों के द्वारा क्या होती है, समुद्र तक पहुंच जाती है। तो मेनली जो उसका कारण है ना, वाहक तो हो जाएंगी नदियां, लेकिन पूछ रहा है कारण क्या है, तो कारण है भूमि या चट्टाने। ठीक है, तो भूमि या चट्टाने इसका कारण होगा। चट्टान दिया नहीं है तो भूमि दिया है। लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, यही आपसे पूछता कि लवणता हेतु वाहक क्या चीज है, तो वाहक नदियां हो जाती, लेकिन मेन सोर्स या स्रोत क्या है, वो है भूमि। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है। आपसे पूछ रहा है कि सागर का जो जल है, जो उसमें लवण है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा लवण होता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा लवण होता है जो हम अपने घर में यूज करते हैं, खाना खाने का नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड की होती है, और उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड की होती है। ये लगभग 78% होता है, 77 पॉइंट समथिंग, और ये लगभग 11% होता है। अगर मैं सही हूं तो 10.9% इसकी मात्रा होती है। मतलब टोटल जो लवण है उसमें से इनकी मात्रा इतनी होती है। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट आता है, फिर इस प्रकार क्रम में चीजें चलती रहती है। तो सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका जो आंसर होगा, आप कहते हैं सर आपने 2 आंसर लगा दिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। ठीक है, आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। उच्चतम लवणता पाई जाती है। अब ये सवाल करीब 8-10 बार लिखा हुआ आया होगा, 8-10 बार लिखा हुआ आया होगा, तो मैंने इसको उतनी ही बार लगाया है जितनी बार ही आया है, ताकि सवाल की आपको इंपॉर्टेंस पता चल सके, आपको वो क्वेश्चन याद सा हो जाए। तो देखो, सर्वाधिक उच्चतम लवणता अगर पूछ रहा है पाई जाती है, तो अगर मृत सागर और वान झील दोनों है, वान झील कहाँ है, तुर्की जो उसका जिसका नाम था, आजकल जिसका नाम क्या हो गया है, तुर्की हो गया है। तो सर्वाधिक लवणता कहां पाई जाती है अगर आपसे ये पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर होगा वान झील। अगर वान झील नहीं है, तुर्की वाली वान झील नहीं है, तो हम आंसर क्या लगाएंगे, मृत सागर या डेड सी। तो यहां पे हमें वान झील दे रखा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, 4th का आंसर होगा डी। अगला सवाल देखते हैं। लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है। ठीक है, तो फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है, कहां लवणता सबसे ज्यादा पाई जा रही है, हमें पता है डेड सी या मृत सागर इसी को बोलते हैं। डेड सी में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सबसे खारा है। अब खारा जल पूछ ले या आपसे पूछ ले लवणता सबसे ज्यादा कहां है,
एक ही बात है। खारा जल या आपसे पूछ रहे लवणता सबसे ज्यादा कहाँ है, दोनों एक ही बात है। तो बार बार अभी हम देख रहे हैं किसमें है, निम्न में से मृत सागर या डेड सी में सबसे ज्यादा लवणता मेरी पाई जाती है। अगला सवाल, विश्व का सर्वाधिक लवणीय माफ कीजिएगा, विश्व का सर्वाधिक लवणीय महासागर या झील है ना। तो क्या है सर्वाधिक महासागर, लवणीय महासागर या झील आपसे पूछ रहा है। तो इसमें बान झील दे रखा है। अगर सिर्फ महासागर शब्द लिखा होता तो मृत सागर आंसर लगाते, लेकिन इसमें झील भी दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वान झील। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो अगर वान झील आपको दे रखा है तो वान झील लगाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है। फिर वही क्वेश्चन, किस में सबसे अधिक है, मृत सागर में। इसको बहुत ज्यादा रिपीट करने की, घोटने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आया है मैं उसको एज इट इज लाता इसलिए हूं ताकि आप लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ सके। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होगा। देखो घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा, घनत्व बढ़ने का मतलब है कि मान लो कि अभी मैं इतने एरिया में समाया हुआ हूं, मैं अगर इतने एरिया में समा जाऊं तो मेरा घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब कम एरिया में ज्यादा चीज ठूस ठूस के भर दी। ठीक है, मतलब एक आपकी मम्मी ने आपको टिफिन में क्या कहते हैं हलवा रख के दिया है, ऐसे ही ऊपर से ऐसे ही रख के दे दिया, एक उन्होंने ठूस ठूस के भर के दे दिया, तो ठूसने वाले का क्या होगा, उसका घनत्व थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो समुद्र में जब घनत्व बढ़ता है तो क्या होगा, लवणता तथा गहराई कम होगी। गहराई कम कैसे होगी, जब वो बढ़ेगी लवणता भी बढ़ेगी। भाई मान लो इतने बड़े डिब्बे में पहले कुछ था, मैंने इसे और ठूस ठूस के भर दिया, तो क्या हुआ, लवणता उस एरिया की बढ़ जाएगी ना, है ना। जब घनत्व बढ़ा तो आयतन उसका डिफरेंस आ जाएगा, तो क्या होगा, लवणता और गहराई क्या होगा, दोनों बढ़ते हैं। लवणता और गहराई दोनों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है। तो ये एक मतलब वो पता यहाँ ये सवाल नहीं होना चाहिए था इस चैप्टर में। ग्रेट साल्ट लेक बोलते हैं, जो है कहाँ, अमेरिका में, यूएसए में है, उसको बोलते हैं ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट झील, है ना। तो ग्रेट साल्ट झील आपसे पूछ रहा है कहाँ है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहीं अगर तुर्की की अगर आपसे झील पूछता तो कौन सी झील है, वॉन झील है, जो सर्वाधिक लवणीय झील है। ठीक है, और भारत की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, तो सांवर लेक को बोलते हैं, सांवर झील को बोलते हैं भारत की सर्वाधिक लवणयुक्त झील। अगला सवाल देखते हैं, अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है। देखो जो औसत पूरे समुद्र लेवल का जो औसत हम खारापन देखते हैं वो लगभग 34 से 35 वो परसेंटाइल आता है। ठीक है, परसेंटेज आता है। लेकिन इस प्रकार के सवाल क्या होते हैं, ये छोड़ने वाले सवाल होते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल है। किसको पता होगा एग्जैक्ट कि अरब सागर का खारापन कितना है, लेकिन फिर भी अगर आपको मारना हो तो जो टोटल एवरेज है ना उसके आसपास आप लगाएंगे। तो टोटल एवरेज 34-35 के आसपास होता है, तो वही यहाँ 35 दिया है। तो अरब सागर का औसत खारापन भी कितना होगा, 35 पीपीटी होगा। ठीक है, 35 पीपीटी होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है, बीपीएससी 2016 में आया हुआ है। तो किस में है सबसे ज्यादा, डेड सी या मृत सागर में है। अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें कि आपने देखा कि 12 में से 6-7 सवाल तो वही थे कि सर्वाधिक लवणता किसमें है, सर्वाधिक लवणता किसमें है, तो मृत सागर। मृत अगर ऑप्शन में वॉन झील भी दिया हो तो आप वॉन झील लगाएंगे, उसके बाद मृत सागर लगाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, ज्वार भाटा क्या होते हैं। ज्वार और भाटा क्या होता है, समुद्र का जल क्या होता है। देखो दो टाइप की चीजें हैं, तरंग उठ रही है वो अलग है, लेकिन समुद्र का जल स्तर बढ़ना और समुद्र का जल स्तर घटना, ये घटना क्या कहलाती है, इसको हम बोलते हैं ज्वार और भाटा। ठीक है, ज्वार मतलब जब समुद्र का जल ऊपर चढ़ता है उसको ज्वार बोलते हैं, और जब समुद्र का जल स्तर नीचे होता है तो उसको भाटा बोलते हैं। ये किस कारण से होता है, ये पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल, जो पृथ्वी घूम रही है उसके कारण जो लग रहा है, और चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण क्या होता है, जो अपनी तरफ उसको खींचता है। जब खींचता है तो वो जल क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, उसके खिंचाव के कारण, उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या आकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो ज्वार भाटा ये दिखाया गया है कि ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, इसकी अपनी एनर्जी लग रही है, ये सन है, इसकी भी अपनी एनर्जी लग रही है, और पृथ्वी का जल यहाँ से क्या होता है, ऊपर की तरफ उठने लगता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्वार। ठीक है,
चूंकि चंद्रमा हमारे ज्यादा पास में है, इसलिए चंद्रमा का आकर्षण बल जो है वो ज्यादा है, लगभग सूर्य का 2.25 से 2.5 गुना आकर्षण बल चंद्रमा हम पे लगा रहा है। क्योंकि सूर्य के कंपैरिजन में सूर्य कितना है, सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये लगभग 3.5 लाख किलोमीटर दूर है, तो अंतर काफी है। ठीक है, सवाल देखते हैं, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? सूर्य के प्रभाव से हो सकता है, पृथ्वी की घूर्णन गति हो सकती है, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से यह भी हो सकता है, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन ज्यादा सही है, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल तीनों के सम्मिलन से। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण उन लोगों का लग रहा है, अपकेंद्रीय बल पृथ्वी का लग रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, ज्वार भाटे की घटना हो रही है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके किनके कारण होते हैं? किसके कारण से हो रहे हैं? मैंने आपको बताया कि सन का भी बल लग रहा है, चंद्रमा का भी बल लग रहा है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल लग रहा है, उस वजह से। तो सूर्य का गुरुत्वीय बल हाँ होगा, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल होगा, और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये दा है, अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ लग रहा है, और वो भी चंद्रमा और सूर्य का बल भी उसको बाहर की तरफ खींचे, जिस कारण जल क्या होता है, उठ जाता है, सामान्य से उठ जाता है। तो तीनों होना चाहिए, तो 1 2 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप वीडियो को चुपचाप बैठे बैठे देखते रहते हो, लाइक कमेंट कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आपको करना चाहिए, एटलीस्ट वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, है ना, और साथ में अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए वीडियो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, 15वां सवाल, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है। देखो ये है क्या, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार क्या है? जब चंद्रमा, जैसे मान लो ये पृथ्वी है मेरी, ये क्या है, मेरी पृथ्वी है, ये क्या है, मेरा चंद्रमा है। तो जो ज्वार आता है ना, वो इस हिस्से में भी आता है और इस हिस्से, इतना नहीं आता है, मैंने ज्यादा बना दिया है, चलो इसको ठीक कर देते हैं, अनुपात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो ज्वार आएगा वो इस हिस्से में भी आएगा और इस हिस्से में भी आएगा। तो इस वाले हिस्से में तो चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण आ रहा है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्वार। लेकिन इसके विपरीत वाले हिस्से में इस चीज को संतुलित करने के लिए जो पृथ्वी है वो अपकेंद्रीय बल लगा रही है, पृथ्वी अपकेंद्रीय बल लगा रही है, तो इस हिस्से में भी ज्वार आ रहा है। इसको क्या कहते हैं? इसको अप्रत्यक्ष ज्वार हम कहते हैं, इसको अप्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष ज्वार का जो मेन कारण होता है वो होता है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अप्रत्यक्ष ज्वार। और यही आपसे पूछ ले प्रत्यक्ष ज्वार का मेन कारण क्या होता है, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इसका सही आंसर होगा। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 15 का सी। अगला सवाल देखते हैं, कथन एक और कारण उसका दिया है। कथन कारण वाले प्रश्नों में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्या है, कथन पढ़िए और कारण लगाइए, और दोनों का, जैसे ऊपर दिया है फला फला चीज ऐसे होती है, क्योंकि बीच में लगा के देखिए क्योंकि, और नीचे वाला जवाब फिट बैठ रहा है तो कथन सही है, कारण सही है, उसकी व्याख्या सही है। फिट नहीं बैठ रहा है, दोनों कथन सही है तो दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, चलो लघु ज्वार भाटा के समय, देखो लघु ज्वार भाटा क्या होता है, लघु ज्वार भाटा दो तरीके से आएगा। जब ये पृथ्वी है मेरी, अर्थ है, ये क्या है, ये चंद्रमा है, मून है ना, और ये क्या है, मान लो ये सन है, ये तीनों इस पे, ये दोनों जब इस पे जोर लगा रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, ये उच्च ज्वार होगा। लेकिन मून घूम के क्या करे, ऊपर आ जाए, मून को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मून घूम के मेरा ऊपर आ गया, ठीक है, और सन ये है, मतलब ये दोनों क्या हुए, ये इधर लगा रहा है जोर, ये इधर लगा रहा है, तो इस स्थिति में क्या होता है, ज्वार की हाइट जो होगी, समुद्र का जल स्तर जो होगा वो अपेक्षाकृत थोड़ा कम चढ़ेगा, उसको क्या कहेंगे, लघु ज्वार भाटा कहेंगे। तो लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार, मतलब जो टाइड आएगा, है ना, वो सामान्य से निम्नतर आता है, मतलब जो, जैसे जो हम अभी देख रहे थे ना कि इस तरीके से जो ज्वार आ रहा था वो क्या होगा, सामान्य से, जैसे ये इतना ऊंचा है तो वो थोड़ा कम ऊंचा आएगा, ठीक है, सामान्य से निम्नतर। तथा निम्न ज्वार का मतलब है यहाँ भाटा, निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। अब भाटा जैसे ज्वार, जब क्या कहते हैं, एक ही सीध में, एक ही सीध वाली कंडीशन है ना, तो ज्वार भी खूब ऊंचा आएगा और भाटा भी खूब नीचा आएगा। लेकिन जब इसके अपोजिट ये वाली कंडीशन होगी तो ज्वार क्या होगा, ज्वार भी थोड़ा कम आएगा लेकिन भाटा थोड़ा ज्यादा रहेगा, मतलब डिफरेंस दोनों में कम रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये आप ध्यान से रखेंगे।
लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र या नवचंद्र के समय होता है, ये गलत है। जो लघु ज्वार भाटा है पूर्ण चंद्र या नवचंद्र मतलब पूर्णिमा या अमावस्या के दिन। अब मैं आपको अलग से बना के बता देता हूं। एक स्थिति तो ये होगी कि ये अर्थ है और एक तरफ सन होगा, एक तरफ क्या होगा, मून होगा, ठीक है। एक स्थिति होगी कि ये अर्थ है और इधर ही मून होगा, इधर ही सन होगा। तो ये तो क्या हो गई, ये तो हो गई पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति हो गई। परंतु एक स्थिति ऐसी होगी, एक स्थिति जो लघु ज्वार की बात चल रही है कि ये अर्थ है, मून या तो यहां होगा या मून यहां होगा और सन या तो यहां होगा या सन यहां होगा। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो पूर्णमासी या अमावस्या को ना होकर सप्तमी या अष्टमी के दिन होती है ना, क्योंकि 15 दिन का एक पूरा पक्ष होता है, तो 15 दिन के आधे में ये सप्तमी या अष्टमी वाले दिन ऐसी घटना होती है। तो ये गलत है। ये जो लघु ज्वार है वो नवचंद्र या पूर्ण चंद्र पे नहीं होता है, बल्कि सप्तमी अष्टमी में होता है। मतलब ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ज्वार भाटा मैं आपको डिटेल में समझाने लग जाऊंगा तो फिर वही 1 घंटा जाएगा। ये पूर्वावलोकन की कक्षा है, मैं आपको मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक चीजें पता है। मैं सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से यहाँ आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि जिसको पूरा ना पता हो उसको भी समझ में आ जाए। अगला सवाल देखते हैं। रेखा चित्र देखिए, ठीक है, देख लिया। निम्नलिखित आकृतियों में किसमें समुद्र में ज्वार की तरंगें ऊंचाई अधिकतम होगी। देखो कब अधिकतम होती है, मैंने अभी आपको स्थितियां बताई कि अगर ये अर्थ है और अगर मून भी इधर ही हो तो ये भी इधर बल लगाएगा और सन भी इधर ही हो तो ये भी इसी साइड बल लगाएगा। इस समय सर्वाधिक उच्च ज्वार आएगा, ठीक है। तो आपको ये M1, M2, M3 4 स्थितियां दिखाई गई हैं, 4 स्थितियां दिखाई गई हैं। मैं आपको लेंस लगा के बता देता हूं, 1 मिनट। 4 स्थितियां हमें दिखाई गई हैं, तो आप ये देखिए कि इनमें से किस स्थिति में होगा। देखो अब यहां क्या होगा, ये जो M4 वाली स्थिति है ना, M4 वाली स्थिति है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। और M4 वाली स्थिति में देखो इधर ही चंद्रमा है और इधर ही सूर्य है, मतलब इधर की तरफ ही सबसे ज्यादा बल लगेगा। जबकि इधर क्या होगा, दोनों तरफ, इधर जब चंद्रमा इधर होगा तो दोनों तरफ बल बट जाएगा। इनमें भी ऐसे ही होगा। लेकिन जब ये तीनों एक ही सीध में, मतलब M4 वाली स्थिति में क्या होगा, ज्यादा ऊंचे ज्वार आएंगे। तो यही आपसे चित्र दिखा के पूछा गया है किस स्थिति में ज्यादा ऊंचे ज्वार आएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। M4 वाली स्थिति में ज्यादा ऊंचे ज्वार आएंगे। अगला सवाल देखते हैं। बृहद ज्वार आता है, तो बृहद ज्वार कब आता है, जब तीनों क्या होंगे, एक सीध में होते हैं। कहां, अर्थ है, अर्थ के बाद मून है, मून के बाद सन है, तीनों एक सीध में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। तो जब तेज हवा चल रही हो नहीं, जब रात बहुत ठंडी हो नहीं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं तो क्या आएगा, ये स्थिति किसकी है, ये स्थिति लघु ज्वार की है। ये स्थिति किसकी है, लघु ज्वार की। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। 18 का 18 का आंसर क्या होगा, 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूं। मून क्या कर रहा है, इस पे गुरुत्वाकर्षण लगाएगा और सन भी क्या करेगा, सन भी अपनी एनर्जी गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। तो क्या होगा, थोड़ा सा ऊंचा टाइड आएगा, हाई टाइड आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, बृहद ज्वार कहेंगे। अगला सवाल देखते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं, तो ऊंची जल तरंगें किसके कारण आ रही हैं, चंद्रमा के कारण आ रही हैं। ऑप्शन नंबर, भाई भूकंप से तो सुनामी आएगी, मे भी ये हो सकता है, लेकिन सूर्य से, तारों से तो कोई मतलब नहीं है। चंद्रमा की वजह से ऊंची ऊंची जल तरंगें आती हैं, ठीक है, जो ज्वार का स्वरूप ग्रहण करती हैं सामूहिक रूप से। अब आ गई महासागरीय गर्त। कुछ प्रमुख महासागरीय गर्त हैं, आपको 2, 3, 4 याद रखनी है। उन्हीं 2, 3, 4 से क्या होगा, या तो मैचिंग वाला सवाल आ जाएगा या उनमें से ही पूछ लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले अटलांटिक की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो प्लूटो रिको आपको याद होना चाहिए। जहां उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका मिलते हैं वहां कैरिबियन जो सागर है, अगर आपको मैप की नॉलेज है तो आप मेरी बोली हुई चीज समझ पा रहे होंगे। कैरिबियन सागर के आसपास प्लूटो रिको गर्त मिलती है। इसी प्रकार मैरियाना ट्रंच है जो प्रशांत महासागर की सबसे गहरी है। हिंद महासागर में आ जाएंगे तो आप सुंडा या उसको जावा या सुंडा गर्त बोलते हैं, जो कि इंडोनेशिया के आसपास है। यही 4-5 गर्त आपको याद होनी चाहिए, इन्हीं से आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद, मतलब इसमें जो सवाल है उतना ही अगर आप याद कर लेते हैं तो महासागरीय गर्त का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, सारी इंपॉर्टेंट उसमें बता रखी है, ठीक है। तो देखते हैं सवाल। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए।
महासागरीय गर्त और स्थान, एलुशियन, कर्मेडेक, सुंडा और एस सैंडविच। देखो हमें इसमें सबसे पहले कंफर्म कौन सा पता है, हमें कंफर्म पता है सुंडा गर्त। सुंडा गर्त कहाँ है, तो सुंडा गर्त मेरे हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में है। तो सी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो सी का पहला किस में है, सी का पहला 2 में है। उसके बाद एल्यूशियन जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में पड़ती है, उत्तरी प्रशांत महासागर में पड़ती है एल्यूशियन। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का दूसरा होना चाहिए, दोनों में ए का दूसरा है। जो कर्मेडेक है, कर्मेडेक दक्षिणी प्रशांत महासागर में पड़ती है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में पड़ती है। बी का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा इसमें है। और सैंडविच जो है वो सैंडविच कहाँ है, दक्षिणी अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में। ये थोड़ा सा टफ सवाल है ना, इसमें थोड़ी सी टफ गर्त दे रखी है, लेकिन आपको फिर भी याद रखनी है। एल्यूशियन जो है, एल्यूशियन कहाँ है, प्रशांत में उत्तर की साइड है। और कर्मेडेक कहाँ है, कर्मेडेक प्रशांत में दक्षिण की साइड है। और सैंडविच कहाँ है, सैंडविच अटलांटिक में है। तो आपको ये याद रखना है, अटलांटिक या अंध महासागर में है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, 20 में का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है। तो विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त को हम बोलते हैं मैरियाना ट्रंच, जो हमारा वो जो है रिंग ऑफ फायर है प्रशांत महासागर में, उसी के आसपास चापाकार शेप में ही है मैरियाना ट्रंच, है ना। या उसका दूसरा नाम क्या है, चैलेंजर गर्त भी उसको बोलते हैं। तो इसमें आपको ये नाम पता होना चाहिए, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त क्या है, चैलेंजर या मैरियाना गर्त, जो कि किसका भाग है, प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। तो फिर वही बात, सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी मैरियाना। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। तो मैरियाना ट्रंच को हम याद रखेंगे। और मैरियाना ट्रंच किसका भाग है, पैसिफिक ओशन का भाग है, ठीक है, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर का भाग है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायामेंटीना स्थित है। डायामेंटीना भी एक क्या है, एक गर्त का नाम है डायामेंटीना। और ये किस में है, आपकी डायामेंटीना पड़ती है हिंद महासागर में, हिंद महासागर में डायामेंटीना पड़ती है ना। ये जो भूकंप आया था उस वजह से उस समय चर्चा में थी, 2006 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो अगर करंट अफेयर्स में भी कोई ऐसा भौगोलिक स्थल है, कोई देश है, कोई झील है, कोई नदी है, तो उसको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो सेटर है ना, वो क्वेश्चन सेट करते समय उसके दिमाग में भी करंट अफेयर्स होता है, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो भी न्यूज़ सुनता है, तो वहीं से वो प्रश्न बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, हिंद महासागर, डायामेंटीना कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में है। अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, महासागर और सबसे गहरे स्थान। देखो सबसे पहले देखते हैं, प्रशांत महासागर में हमको पता है कौन सा है, मैरियाना ट्रंच है, मैरियाना ट्रंच है। जो हमें कंफर्म पता है पहले हम उनको मिलाते हैं, यानी ए का क्या होगा, तीसरा होगा। अब देखो ए का तीसरा एक में ही है। ये इतना सिंपल सवाल है कि मैरियाना ट्रंच प्रशांत महासागर सबको पता होती है, सबको पता होती है, ठीक है, और सबसे गहरी है। ए के तीसरा मिलाने से ही हमें आंसर मिल गया। अब देखो अटलांटिक का मैं आपको बता रहा था, कैरिबियन द्वीप के आसपास मध्य अटलांटिक में पड़ता है प्यूर्टो रिको, यानी बी का क्या होगा, बी का होगा चौथा, देखो बी का चौथा है। फिर सी, हिंद महासागर में जो जावा या सुंडा ट्रेंच जो पड़ती है, जावा ट्रेंच या सुंडा, जो मैं आपको बता रहा था इंडोनेशिया के आसपास है, इंडोनेशिया के पास है, ये किस में होगा, सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला है। और जो क्या कहते हैं आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन पड़ता है, तो डी का हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो 2 ही 3 आपको याद करते हैं, आर्कटिक वाली करो तो कर लो यूरेशियन बेसिन, वरना प्रशांत की याद कर लो, मैरियाना ट्रंच, अटलांटिक की याद कर लो, प्लूटो रिको, और हिंद महासागर में जावा या सुंडा है ही है। ये 3 से ही सवाल हमारे हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है। तो सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, तो सुंडा जावा में भी आएगी और सुमात्रा में भी आएगी, मालदीव, मॉरिशस। इसमें एक ई ऑप्शन और होता है बीपीएससी में, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा, वो शायद इन्होंने टाइप नहीं किया है, तो इसमें आंसर होगा ई। जहाँ लिखा होता है ना बीपीएससी के पेपर में, अब तो शायद नहीं आ रहा है, 2022 तक आया था, 23 वाले पेपर में ऑप्शन ई हटा दिया है, ऑप्शन ई होता है उपरोक्त में से एक से अधिक
या कोई नहीं। तो इसका आंसर वही होना चाहिए ई, क्योंकि सुंडा तो जावा और सुमात्रा के आसपास पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा वाला जो द्वीप है वो सुमात्रा है इंडोनेशिया का, फिर जावा पड़ता है और सुंडा पूरे इसके समानांतर है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु। देखो सेम सवाल आ गया, रिपीट 2022 यूपीपीसीएस में, पुराना अगर आपको किया हुआ होगा ये सवाल हो जाएगा। प्रशांत में कौन सी है? मेरियाना ट्रंच है, यानी ए का तीसरा 2 में है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्कटिक अभी छोड़ देते हैं। हिंद का हमको पता है, हिंद की कौन सी है? सुंडा ट्रेंच है, तो सी का क्या होगा? पहला होगा, दोनों में सी का पहला है। उसके बाद अटलांटिक का कौन सा है? प्लूटो रिको है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये 3 याद कर लीजिए, आपका सवाल लगभग हो ही जाना है। तो अगर मैचिंग वाला आएगा तो अंधेरा अटलांटिक का कौन सा है? प्लूटो रिको है, यानी डी का दूसरा होना चाहिए। डी का दूसरा किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो अंध महासागर अटलांटिक का, उसमें कौन सा हो जाएगा? मोलाय गर्त हो जाएगा। डी का कौन सा हो जाएगा? डी का कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलो 1 मिनट। ए का तीसरा आर्कटिक में मोलाय पड़ेगी, यानी बी का चौथा होगा। हाँ, ये सही तो है, बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो आगे देखते हैं। विश्व की प्रमुख नदियां। अब विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, मैंने मैप भी लगाया है, आपको पहले मैप से बता दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन के साथ भी जहां मैप की जरूरत थी वो भी मैंने लगा रखा है। आप क्या कीजिए, आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, ब्लैंक मैप लीजिए, 2 या 3 बार जितने प्रश्न आए हैं और जो नदी है, आप इसमें मैप दे रखा है, उस मैप को देखकर ही नदियां 2-3 बार बना लीजिए अपने मैप में। आपके दिमाग में जो भी इंपॉर्टेंट रिवर है ना, जिनसे सवाल आया है, वो आपके दिमाग में बस जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखते हैं सवाल। देखो प्रमुख नदियां दी हैं, महाद्वीप वाइज लेते हुए चलते हैं। जैसे हम सबसे पहले एशिया में लेते हैं तो अपनी सिंधु, गंगा, उसके बाद जो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट रिवर है, ये है यांगसी या यांगटीसी लिखा है इसमें, यांगसी रिवर है। ये क्या है? ये पूर्वी चीन सागर या प्रशांत महासागर में गिरती है और एशिया की सबसे बड़ी नदी है ये यांगसी। ठीक है, उसके बाद एक मेकांग को याद रखेंगे, मेकांग रिवर को याद रखेंगे। मेकांग रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। ये पूरा जो हमारे भारत के इधर म्यांमार, बर्मा और वो सब 4-5 कंट्री हैं, लाओस, कंबोडिया, उनमें से कई देशों में से, लगभग 5-6 देशों में से होकर बहती है। फिर एक ये साल्वीन रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये म्यांमार से निकलते हुए अंडमान सागर या हिंद महासागर में गिरती है। उसके बाद यमुना आप देख ही रहे हैं। फिर ऊपर आ जाएंगे तो लीना जो नदी है वो ऊपर आर्कटिक में जाके गिरती है। येनेसी और ओब, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आमूर जो है, आमूर रिवर भी कहाँ जाके गिर रही है? ये सब रशिया की नदियां हैं। आमूर रिवर भी कहाँ जाके गिर रही है? प्रशांत में जाके गिर रही है। ठीक है, अब यूरोप में आ जाते हैं। यूरोप की जो इंपॉर्टेंट है, वोल्गा को आप बहुत याद रखेंगे। वोल्गा कहाँ गिरती है? जो कैस्पियन सी, कल हम पढ़ रहे थे ना, कैस्पियन सागर में जाके गिरती है वोल्गा। और डेन्यूब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डेन्यूब को याद रखेंगे। डेन्यूब कहाँ गिरती है? डेन्यूब गिरती है हमारी ब्लैक सी में, काला सागर में। ये कल 3-4 देखे थे ना क्रम से, भूमध्य सागर, ब्लैक सागर, कैस्पियन, ये अरल सागर। ठीक है, तो आप वोल्गा को याद रखोगे, कहाँ गिर रही है? कैस्पियन में। कई सवाल इससे सॉल्व होंगे मेरे। और डेन्यूब कहाँ गिर रही है? डेन्यूब गिर रही है ब्लैक सी में, ये यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर है। फिर एक ये राइन आ जाएगी, राइन रिवर। राइन रिवर की क्या खासियत है? जर्मनी में बहती है और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी क्या होती है? जब कोई स्थान सामान्य से नीचे दब जाए या उसके आसपास वाले स्थान ऊपर उठ जाए तो वो भ्रंश घाटी वहां बन जाती है। तो राइन रिवर उससे बहती है। ठीक है, टेम्स एक देख लीजिए। फिर अफ्रीका में आ जाते हैं, नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और विश्व की भी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। लेकिन अगर अपवाह क्षेत्र के हिसाब से बात की जाए तो अमेजन का नाम आता है, लेकिन वैसे सबसे लंबाई में सबसे लंबी देखें तो नील नदी है। ये 2 नदियां ब्लू नील और व्हाइट नील के मिलने से बनती है, ब्लू नील और व्हाइट नील। व्हाइट नील जो है वो निकलती है विक्टोरिया लेक से, और ब्लू नील और एक ताना झील है वहां से निकलती है। दोनों मिलकर क्या करती हैं? नील नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, फिर कांगो को आप याद रखोगे, क्यों? क्योंकि कांगो किस रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को, है ना, 2 बार काट लेती है। फिर लिम्पोपो को आप याद रखोगे, लिम्पोपो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ये सबसे नीचे जो वो है, इसकी ट्रिक है माल कम बिका। ठीक है, इसका क्या मतलब है? माल कम बिका मतलब माल से
मकर रेखा को कौन सी नदी काट रही है, लिम्पोपो रिवर काट रही है ना। और का से कर्क रेखा को कौन सी नदी काट रही है, माही नदी काट रही है जो ऊपर है। और फिर विषुवत रेखा को कौन सी नदी काट रही है, विषुवत रेखा को काट रही है कांगो या जायरे रिवर विषुवत रेखा को काटती है। तो ये जो कांगो है ना, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री को काटती है। मैंने शायद मकर या कर्क कुछ बोल दिया था, तो 0 डिग्री को काटती है, इसको आप याद रखेंगे। फिर इधर ऑस्ट्रेलिया की मरे और डार्लिंग को याद रखेंगे, यहाँ मरे और डार्लिंग श्रृंखला भी थी, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट रिवर बताते चल रहा हूँ ताकि एक बार दिमाग में थोड़ा नक्शा बस जाए। फिर मैकेंजी, मैंने आपको यहाँ एक श्रृंखला बताई थी, मैकिनले और मैकेंजी, ये कनाडा की प्रमुख रिवर है, ठीक है। नेल्सन को याद रखेंगे, बाकी मिसौरी और मिसिसिपी को याद रखेंगे, मिसिसिपी और मिसौरी ये प्रमुख रिवर हैं। एक ये यहाँ आप रियो ग्रांडे रिवर देख रहे हैं। इस बार के यूपीएससी में शायद मैं गलत नहीं हूँ तो सवाल था कि या तो ये था कि रियो ग्रांडे रिवर किन की सीमा बनाती है, या ये था कि अमेरिका और मेक्सिको की सीमा कौन बनाता है। तो रियो ग्रांडे रिवर अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाता है। फिर दक्षिणी अमेरिका में आ जाएंगे तो अरेनिको रिवर को आप याद रखोगे सबसे ऊपर की साइड। फिर अमेजोन रिवर है और बस पराना को याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। तो इतनी नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो माफ कीजिएगा। अब सवाल देखते हैं, इससे सवाल क्या क्या पूछे गए हैं। देखो, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सदी लिख दिया है, ये सदी नहीं है, ये नदी होगा, ये नदी होगा। नदी और किस में जाकर मिलती है। अब देखो, मेकांग, टेम्स या थेम्स लिखा है, इसको टेम्स बोल देंगे, टेम्स, बोल्गा और जाम्बेजी। तो देखो, मेकांग रिवर अंडमान में जाके गिर रही है क्या, नहीं, मेकांग रिवर दक्षिण चीन सागर में जाके गिरती है। ये देखो मैप में भी मैंने दिखा रखा है, मैप में भी मैंने दिखा रखा है, इसीलिए साथ में लगा रखा है। ये देखो, ये मेकांग रिवर है और मेकांग रिवर ये आके गिर रही है। और ये कौन सा हिस्सा है, ये दक्षिण चीन सागर है। मतलब पहला गलत होगा। जब पहला गलत हुआ तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हट गए, मतलब 3 तो सही है ही है। बोल्गा कैस्पियन में मैं आपको बता रहा था, बार बार इसको याद रखना, बोल्गा कैस्पियन में जाके गिर रही है। और जाम्बेजी जो रिवर है वो हिंद महासागर में गिरती है। ये देखो, ये अफ्रीका में आके है, ये मेडागास्कर के आसपास जाम्बेजी रिवर पड़ती है। और जाम्बेजी रिवर मेरी कहाँ आके गिर रही है, जाम्बेजी रिवर मेरी आके गिर रही है हिंद महासागर में। आपको दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। ये जाम्बेजी रिवर है ना, ये जाम्बेजी है और ये मेकांग रिवर है। अब दोबारा आपको लेंस रख के दिखा देते हैं। देखो, ये जो जाम्बेजी है, ये जो मेकांग है, ये कहाँ गिर रही है, दक्षिण चीन सागर में। और ये जो जाम्बेजी रिवर है, ये कहाँ गिर रही है, हिंद महासागर में। मतलब ये गलत हो गया, अंडमान में नहीं गिर रही है। और टेम्स या थेम्स रिवर भी देखो, ये पड़ेगी इंग्लैंड में, ये तो ये भी कहाँ गिर रही है, ये आयरिश सागर में ना गिर के उत्तरी सागर में गिरती है। तो ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 और 4 इसमें से सिर्फ सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोल्गा कैस्पियन में गिरती है और जाम्बेजी हिंद महासागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 27वें का। अगला सवाल देखते हैं। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है। देखो, अपवाह क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले तो अमेजन हो जाएगी, वैसे लंबी पूछ ले तो नील नदी हो जाएगी। तो अपवाह क्षेत्र स्पष्ट करके पूछ रहा है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, अमेजन होगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। और दूसरे नंबर की नदी जो है वो अमेजन है, ठीक है। वैसे दूसरे, लेकिन अपवाह क्षेत्र के हिसाब से अगर पूछ ले तो अमेजन नंबर 1 हो जाती है। लेकिन लंबाई के क्रम में पूछ ले तो नील सबसे बड़ी, दूसरी अमेजन। तो दूसरी कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, अमेजन रिवर होगा। 29वें का भी बी आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पास करती है। तो जब विषुवत रेखा की बात आ जाएगी तो इन तीनों नदियों की ट्रिक है, या तो है माली, या तो ऐसे लिख लेते हैं माली कम भूका, या भूका भूका लिख लेते हैं इसको, या फिर लिख लेते हैं माल कम बिका, ठीक है। ये दोनों ट्रिक हो सकती हैं। कैसे, मां से क्या हो गई मेरी, मकर रेखा हो गई। मकर रेखा को कौन सी नदी काट रही है, तो ला या ली से लिम्पोपो रिवर है, लिम्पोपो रिवर मकर रेखा को 2 बार काट रही है। फिर का से हो जाएगा कर्क रेखा, कर्क रेखा हमारे भारत से होकर जाती है, उसको कौन सी नदी, माही नदी, जो अरब सागर में जाके गिरती है, माही नदी, इसको 2 बार काटती है।
और भू या बी से विषुवत रेखा, भू से भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काट रही है? का, यानी कांगो रिवर। इस कांगो रिवर को क्या बोलते हैं? कांगो रिवर को जायरे या जैरे भी कहीं लिखा मिलेगा, जायरे रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, इसको अपने नोट कर लीजिए अपनी बुक पे, माली कम भूका या माल कम बिका, उसी हिसाब से इसको याद रखें। अब पूछ रहा है विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काट रही है? तो कांगो या जायरे रिवर क्या है? जायरे इसमें दे रखा है कांगो की जगह, तो जायरे रिवर क्या है? 2 बार विषुवत रेखा को पार करती है। 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? तो निम्न में से पूछ रहा है सबसे लंबी कौन सी है, तो सबसे लंबी वैसे नील है, उसके बाद कौन सी? अमेजन है। इसमें हम नील दी नहीं है, अमेजन दी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 का। ठीक है, ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर्स उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं। मान लो कोई क्वेश्चन रिपीट कर जाता, कोई क्या लगभग 40 से 50% क्वेश्चन तक रिपीटेड होते हैं। ठीक है, व्याख्या से होंगे, रिपीटेड होंगे। तो अगर आपके ये सवाल सही हो जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि कट ऑफ कितना रहता है? कट ऑफ बहुत जाएगा। जनरल की बात कर रहा हूं मैं, बहुत गया तो 65 से 70%, मतलब 50% प्रश्न अगर आप ये कर लेते हो, 10-15% क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के होते हैं, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, चाहे पीसीएस की बात करें चाहे आरओ की बात करें। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अब दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा है, तो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन ऑब्वियस है, जब विश्व की सब दूसरे नंबर की है, और ये कहां पड़ती है? नील नदी पड़ती है अफ्रीका में, तो उसकी सबसे बड़ी दक्षिण अमेरिका की कौन सी हो जाएगी? अमेजन, क्योंकि यही है। मिसिसिपी कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका में पड़ती है, उत्तरी अमेरिका में। और गंगा कहाँ है? गंगा एशिया में पड़ती है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, बाकी मैप पे मैंने समझा ही दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो जब आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो नील नदी क्या है? ये मान लीजिए अफ्रीका है, तो नील नदी यहाँ विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया लेक से एक व्हाइट नाइल निकलती है, और यहाँ ताना लेक है, ताना लेक से ब्लू नाइल निकल के ये नील नदी बहती है। और चार्ड जो देश पड़ता है वो यहाँ भू-आबद्ध देश है। बाकी इथियोपिया इधर ही पड़ेगा, सूडान यहीं पड़ेगा, युगांडा सूडान के नीचे पड़ेगा। इन सब देशों से, लास्ट के तीनों से होकर नील नदी बहती है, लेकिन चार्ड से होकर नहीं बहती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 33 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल कब होगा? जब आपसे मैप देखो, ज्योग्राफी में अगर 15 से 18 सवाल मान लो जो टोटल ज्योग्राफी से आते हैं, तो लगभग 10 सवाल वर्ल्ड ज्योग्राफी से, 8 सवाल इंडियन ज्योग्राफी से होंगे। तो 10 सवाल में से 5 से 6 सवाल ना मैप बेस होंगे। अगर आपका मैप अच्छा नहीं है, मैप स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको सवाल करने में दिक्कत आएगी। मैप में भी मैंने आपको बता दिया कौन सा एरिया आपको फोकस कर लेना चाहिए। एक तो मध्य एशिया वाला फोकस कर लो, वहाँ की नदी, वहाँ के देश, ब्लैक सागर, कैस्पियन सागर, इनसे कौन कौन से छू रहे हैं, भूमध्य सागर। एक थोड़ा सा जो इंडिया के नीचे वाला जो दक्षिण चीन सागर के आसपास का एरिया है, उसको फोकस कर लीजिए। धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा। मैप एक दिन में तैयार नहीं होता है, धीरे धीरे आप करेंगे तो मैप एकदम बढ़िया हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नीली नदी ब्लू नाइल निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो ब्लू नाइल जो है वो ताना लेक से निकलती है, और ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल के मिलने से ही क्या होती है? नील नदी बनती है। व्हाइट नाइल कहां से निकलती है? ये विक्टोरिया झील जो दे रखी है, इससे व्हाइट नाइल निकलती है, और ताना से क्या निकलती है? ब्लू नाइल निकलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ताना लेक। मैं आपको अभी 2-3 बार बता ही चुका हूं, यहाँ सवाल की फॉर्म में भी आ गया। अगला सवाल देखते हैं। मिस्र नील नदी का उपहार है, ठीक है, वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। तो क्या है? दोनों सही है। नखलिस्तान मतलब होता है एक उद्यान टाइप से, मरु उद्यान टाइप से, तो दोनों सही है, और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नीचे दिए हुए मानचित्र पर विचार करें, मानचित्र में दर्शाई गई नदी कौन सी है? तो म्यांमार की बिल्कुल पूर्वी सीमा की तरफ जो नदी बहती है वह कौन सी नदी है? साल्वीन रिवर है। ये साल्वीन रिवर है जो म्यांमार की बिल्कुल सीमा पर बहती है, साल्वीन रिवर है। अभी मैप आगे आएगा तो मैं आपको दिखाता चलूंगा। मेकोंग नहीं है, इरावती नहीं है, इरावती तो इधर आ जाएगी, बाकी साल्वीन ये रिवर है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आप पूरा मैप आएगा तो दिखाएंगे, आगे लगा रखा है, ये देखो। एक मिनट, ये रही साल्वीन रिवर, देखो
ये म्यांमार है, म्यांमार से ये वाली जो लास्ट में रिवर बह रही है ये कौन सी है, डैश लगा के लिखा हुआ है साल्विन, तो पिछले वाले सवाल में जो था वो है। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण में प्रवाहित होती है, तो देखो आमूर कहाँ जाएगी, आमूर मिल रही है आपकी इधर प्रशांत महासागर में जाके, लीना ऊपर आर्कटिक में या उत्तरी सागर में मान लो मिल जाती है ना। तो ये देखो ये लीना नदी रही है ना, ऐसी ओब भी इसी प्रकार से उत्तर की साइड ही बहती है, यहाँ रही होगी ओब, ओब ये रही, आमूर नदी ये रही, ठीक है। तो साल्विन जो रिवर है मेरी, साल्विन रिवर किधर बहती है, दक्षिण की तरफ बहती है और अंडमान सी मान लीजिए में प्रवाहित होती है ना, साल्विन रिवर। अगला सवाल देखते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मैंने आपको जब मैप बता रहा था तब भी मैं आपको बता रहा था जो एशिया की सबसे लंबी नदी है वो यांगसी है, ठीक है। ये जो आप एरिया देख रहे हो ये यांगसी रिवर है, ये यांगसी रिवर है, ये गंगा का एरिया है, ये सिंधु, और ये जो पूरी चाइना में बह के आ रही है यांगसी, और किस में गिर रही है, पूर्वी चीन सागर में जाके ये नदी गिर रही है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी यांगसी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, दिए गए मानचित्र में अंकित और नदियों की सूची में दिए गए नामों को सुमेलित कीजिए और सूची में दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। अब देखो ये मानचित्र दे रखा है, आपको नदी पूछी है कौन सी है, तो नदी नंबर ए जो होगी वो कौन सी होगी, ए रिवर मेरी होगी। अभी पहले जो हमें कंफर्म पता है वो मिला लेते हैं। जैसे डी जो रिवर है, डी जो रिवर है वो रिवर कौन सी है, डी रिवर है मेरी ओरिनोको। दक्षिण अमेरिका में जो मैं आपको मैप दिखा रहा था उसमें सबसे जो नीचे नदी थी वो कौन सी थी, ओरिनोको थी। मतलब डी का ओरिनोको, डी में डी के नीचे दूसरा होना चाहिए, यहाँ है, यहाँ है। अब सी देख लेते हैं, सी कहाँ है, सी ये रहा। सी के क्या क्या ऑप्शन है, या तो सी पहला होगा या चौथा होगा, मतलब या तो सेंट लॉरेंस होगी या फिर अमेजन होगी। अमेजन सी यहाँ होने से कोई मतलब नहीं है, यानी सी का 4 होने का कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। सी का पहला ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। उसके बाद बी का तीसरा, यानी बी में तीसरा, ये कौन सी रिवर है, ये कौन सी रिवर है, ये मैकेंजी रिवर है, ठीक है, ये मैकेंजी रिवर है। और ये कौन सी रिवर है, ये रिवर है यूकान रिवर, जो कहाँ मिलती है, यूकान रिवर अलास्का वाले एरिया में। तो यूकॉन के बाद मैकेंजी है, और दक्षिणी अमेरिका में जो है ओरिनोको है, और उससे ऊपर ये कौन सी रिवर है, सी कौन सी रिवर है, सी है मेरी सेंट लॉरेंस नदी है, ठीक है, ये सेंट लॉरेंस नदी है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ये देखो ये सवाल सन 2000 के आसपास यूपीएससी में पूछे जाते थे, लेकिन ये बहुत अच्छे सवाल हैं, मैप की आपकी प्रॉपर जानकारी ले लेते हैं। तो अगर नया ट्रेंड कुछ पकड़ेगा, कहते हैं ना पुराना फैशन दोबारा लौट के आ गया, पहले जैसे वो चौड़ी वाली पैंट चलती थी, आजकल वो कन्याएं पहनने लगी हैं, प्लाजो के नाम से पहनने लगी हैं, तो क्या होता है पुराना वाला फैशन फिर से नया हो गया आता है, पुरानी आदमियों की पैंट कन्याएं पहनने लग गई, वो प्लाजो हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भी पुराना फैशन है, ये पुराना फैशन अगर नए फॉर्म में आएगा तो आपसे मैप आपका पूछेगा, है ना, और ये सवाल आ सकते हैं, कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छे सवाल हैं, है ना, नए लेवल के सवाल हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 40वां देखते हैं, सर और अमू नदियां जाकर गिरती हैं। तो सर और अमू नदियां मध्य एशिया की प्रमुख नदियां हैं जो माफ कीजिएगा, जो अरल सागर में जाके गिरती हैं। कल मैंने आपको बताया था अरल सी कहाँ है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरल सागर पड़ता है। तो सर और अमू नदियां कहाँ जाकर मिलती हैं, अरल सागर में जाकर गिरती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 40 का। अगला सवाल देखते हैं, काला सागर में गिरने वाली नदी है। मैंने आपको बताया था काला सागर में गिरने वाली एक नदी याद रखना, डेन्यूब, और बोल्गा बताई थी कहाँ जाके गिरती है, कैस्पियन में। इन दोनों को तो आंख बंद करके रट लेना, रात को अगर सोते हुए भी झुंझला के पूछूं ना, ए बालक बता कि डेन्यूब कहाँ गिरती है, तो आपको तुरंत मुंह से जवाब निकलना चाहिए, सर काला सागर में गिरती है डेन्यूब, ठीक है। मुझे पहले याद नहीं होता था, तो मैंने कैसे याद रख रखा था, जैसे डेन्यूब ना डूबने से कनेक्ट है, डेन्यूब डूबने से। और वो वाली आपने पिक्चर देखी होगी, वो कहता है ना छोटी गंगा कह के नाले में कुदा दिए हुए, ठीक है, वही जो कौआ बिरयानी वाला, ठीक है। तो आप उसको याद रखेंगे, तो वो क्या हुआ, काला हो गया था ना, वो डूब के काला हो गया। तो डेन्यूब रिवर कहाँ गिर रही है, डेन्यूब रिवर ब्लैक सी या काला सागर में गिर रही है। तो इमेज बना सकते हो अपने दिमाग में, ठीक है, याद ना रहे। तो वो पूछ रहा है काला सागर में कौन सी गिर रही है, तो देखो बोल्गा तो कहाँ गिरती है, बोल्गा गिरती है मेरी कैस्पियन में, ये गलत हो गया, इसमें भी बोल्गा है, इसमें भी ये गलत हो गया। नीपर और डेन्यूब, नीपर नदी देखो ये है जो मेरी, नीपर नदी शायद यूक्रेन से होके बहती है अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये रही आपकी देखो नीपर,
नीपर और ये रही डेन्यूब। देखो डेन्यूब ये बहती हुई आ रही है, आप देख पा रहे होंगे, ये वाली जो नदी बहती हुई आ रही है ये डेन्यूब है। लेंस पूरा हटने लगेगा, उंगली से बता देता हूँ, ये डेन्यूब है और ये जो है ये नीपर है और ये जो अंडा सा देख रहे हो ये ब्लैक सी है। तो डेन्यूब और नीपर नदी कहाँ गिर रही हैं? ब्लैक सी में जाके गिर रही हैं। अगला सवाल देखते हैं, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? बार बार बोल रहा हूं, बोल्गा और डेन्यूब को याद कर लेना। डेन्यूब मतलब डूबना और डूबा वो आदमी कहाँ था? छोटी गंगा कह के नाले में डुबा दिए थे, मतलब काला हो गया था, ब्लैक हो गया था। तो डेन्यूब कहाँ गिर रही है? ब्लैक सी में गिर रही है। और बोल्गा कहाँ गिर रही है? वो कैस्पियन में गिर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ये बोल्गा रही, ये कैस्पियन सी रहा, ये बोल्गा रही, ये कैस्पियन सी रहा। देख लीजिए एक बार मैप आप देख लेते हो, आपके दिमाग में चीजें बस जाती हैं। ये कैस्पियन सी रहा, ये बोल्गा नदी आ रही है, ये इसमें गिर रही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, मिला देंगे। लीना, आमूर, टिग्रिस, माही। हमें इसमें से सबसे कंफर्म क्या पता है? नॉर्मली सबको कंफर्मली क्या पता होगा? माही पता होगा। माही कौन सी नदी है? माही जो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, भारत में बह रही है और कहाँ? इधर गुजरात साइड बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। तो माही नदी अरब सागर में जाके मिलेगी, मतलब डी का तीसरा होगा। और देखो भाई साहब, डी का तीसरा 1 में ही है, ऑप्शन अपने आप मिल गया सही आंसर। मतलब आपको अगर सिंपल चीजें भी पता है ना तब भी आपका उत्तर निकल सकता है। तो डी का तीसरा हो गया। अब देखो लीना कहाँ जाके गिर रही है? तो लीना जो गिरती है वो आर्कटिक सागर में जाके गिरती है। ये रही लीना। लीना आपका किसी का नाम भी हो सकता है। ये अगर किसी का हो तो कमेंट करके बताना, यस सर आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। ठीक है, चलो खैर। तो लीना कहाँ जाके गिर रही है? लीना आर्कटिक सागर में जाके गिर रही है, तो ए का दूसरा हो गया। फिर आमूर जो रिवर है, आमूर रिवर कहाँ जाके गिर रही है? यहाँ हमने देखी थी आमूर। आमूर मेरी गिरेगी प्रशांत में, यानी बी का होगा चौथा। तो बी का देखो चौथा है, ये रही कहाँ गई? आमूर रिवर ये रही चाइना से ऊपर की साइड। ठीक है, आमूर। और टिग्रिस रिवर जो रही, टिग्रिस रिवर जो रही वो मेरी गिरेगी फारस की खाड़ी में जाके। सी का क्या होगा? पहला। ये टिग्रिस रिवर तुर्की में है, फारस की खाड़ी में गिरती है। टिग्रिस नदी तुर्की की प्रमुख नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 43 का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, जब मैं पर्वत पढ़ा रहा था तो राइन नदी, ब्लैक फॉरेस्ट टाइप से मैंने चीजें पढ़ाई थी। तो राइन नदी जो है, जो जर्मनी की प्रमुख नदी है, वो कहां से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो उसका आंसर होगा राइन रिवर। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? अब देखो कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? तो आमूर रिवर हम जान रहे हैं, टिग्रिस हम जान रहे हैं, लोकनोर हमें नहीं पता, लेकिन नाइजर मुझे पता है। नाइजर रिवर कहाँ है? ये रही नाइजर रिवर, ये अफ्रीका में है। ठीक है, ये अफ्रीका में है नाइजर रिवर। जूम करके देख लेते हैं, देखो ये अफ्रीका रहा, ये नाइजर रिवर रही अफ्रीका में। ठीक है, तो नाइजर रिवर कहाँ है? नाइजर रिवर अफ्रीका में है। इसीलिए मैं साथ में मैप ला के लगाता रहता हूँ। वैसे मैं कहानी बताऊंगा तो मे भी आपकी समझ में ना आए, लेकिन मैप से एक बार देख लेंगे तो क्या होगा, आपको मास्टर पर विश्वास हो जाएगा, नहीं आपके दिमाग में चीजें फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मैंने क्या 2 बार 2 ट्रिक बताई थी, या तो मालकम्बिका या मालिकम्भूका। ठीक है, तो मालकम्बिका। अब ये कौन सी पूछ रही है? मकर रेखा। तो मकर रेखा की कौन सी नदी हो जाएगी? लिम्पोपो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 46 का बी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखो नदियों का जब अपवाह तंत्र हम भारतीय भूगोल में पढ़ेंगे, ये विश्व भूगोल चल रहा है, तो वहां मैं आपको समझाऊंगा अपवाह सिस्टम। तो अरीय अपवाह आप ऐसे समझ लीजिए कि बीच में कोई मान लो जगह है और वहां से चारों दिशा में नदियां बह रही हैं। इस प्रकार का तंत्र क्या कहलाता है? अरीय अपवाह तंत्र कहलाता है। मतलब बीच में क्या हो सकता है? कोई ऊंची पहाड़ या पठारी क्षेत्र हो सकता है जहां से कई नदियों का उद्गम स्थल हो। तो इस प्रकार की चीज हमें देखने को मिलेगी। इस प्रकार का वो कहां मिलता है? इस प्रकार का उदाहरण मिलता है हमें श्रीलंका में। श्रीलंका में मध्य उच्च भूमि से चारों तरफ नदियां बहती हैं, तो वो अरीय अपवाह का एक उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं। महावेली गंगा कहाँ की एक प्रमुख नदी है? तो महावेली गंगा जो है श्रीलंका की एक प्रमुख नदी है ना। जैसे हमारे यहाँ गंगा है वैसे श्रीलंका की महावेली गंगा प्रमुख नदी है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 48 का। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो नीपर यूक्रेन, मैंने आपको बताया था यूक्रेन से होकर ब्लैक सी में आके गिर रही थी नीपर। पो रिवर इटली की, ये भी सही है।
तो मैंने ऐसे याद कर रखा था कि जो हमारे यहाँ इटली वाली है उनकी पो निकल गई, मतलब बेकार हो गई एक तरह से, ठीक है। पिछले 10 सालों का तो यही वो है, आगे का ईश्वर जाने। तो क्या है, तो इटली पो ऐसे याद रख सकते हैं आप, ये भी सही है। राइन रिवर, ये तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ, राइन रिवर कहाँ है, जर्मनी में है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। तो राइन रिवर जर्मनी में कैसे, अभी पीछे पड़ के आए थे, कैसे भ्रंश घाटी से होकर बह रही थी। और जो रोन रिवर है, रोन स्पेन में ना होकर कहाँ है, ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं ये सवाल आपको, ये 3 तो पता ही होंगे, तो चौथा गलत हो ही जाएगा, वरना नीपर और राइन तो आपको पता ही है, वो भी आपको पता होना चाहिए। रोन रिवर याद ना भी हो तब भी पता चल जाएगा, क्योंकि ऊपर के 3 सही पता है। तो रोन रिवर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। अब याद कर सकते हैं, क्योंकि नए वाले सवालों में क्या होगा, और कोई नदी नई दे दे और रोन को सही कर दे, तो रोन की वजह से रोना नहीं है, ठीक है। याद रखना है कि रोन कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किसमें नहीं बहती है। देखो ये पूरी मेकांग रिवर है, म्यांमार के बॉर्डर से बह रही है, लाओस, थाईलैंड, ठीक है, कंबोडिया, इन सब से बह रही है एक तो ये, और वियतनाम में आके क्या कर रही है, अपना डेल्टा बना रही है। ये पूछा जाता है कि मेकांग नदी का सबसे बड़ा, इसका पक्षी के आकार का पक्षाव डेल्टा है, और ये कहाँ किस देश में बनाती है। तो ऊपर से देखो वियतनाम में कहीं नहीं बना रही है, लेकिन यहाँ आके वियतनाम में आके बना रही है, ठीक है, वियतनाम में नीचे आके। एक चीज आपको और याद रखनी है, इसमें से जो लाओस देश है ना, ये लाओस, ये क्या है, लाओस देश लैंडलॉक्ड है। प्लस ये जो नदी है ना मेकांग, सबसे लंबी लाओस और थाईलैंड की सबसे लंबी सीमा बनाती है। आप लोग देख सकते हैं, लाओस और थाईलैंड की सबसे लंबी सीमा बनाती है। तो लाओस और थाईलैंड की सबसे लंबी सीमा भी कौन बना रही है, मेकांग रिवर बना रही है। लाओस जो देश है वो कैसा देश है, वो स्थल रुद्ध देश है, मैंने आपको बता भी दिया था। लाओस, ओर्स मतलब उर्सना कहते हैं, और हमारे यहाँ उर्सने का मतलब होता है कि चीज को बीच में घुसेड़ देना, उर्स देना, ठीक है। तो लाओस को भी क्या करा गया, ला उर्स दिया गया, तो बीच में है बेचारा, चारों तरफ से स्थल रुद्ध है, ठीक है। मैंने आपको ये याद भी कराया था पीछे। तो मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस देश से नहीं बह रही है, तो चाइना से तो बहती हुई आ ही रही है ऊपर से। मलेशिया से कोई मतलब नहीं, मलेशिया तो इधर आके पड़ेगा नीचे। कंबोडिया में भी बह रही है, लाओस में भी बह रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया से नहीं बहती है। निम्न में से किससे नहीं बह रही है, मलेशिया से नहीं बहती है। हिमानी झील, इटास्का, इटास्का या कहीं कहीं इथावास्का भी लिखा होता है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है। तो इतास्का या इथावास्का झील जो है वो किसका प्रमुख स्रोत है, वो मिसिसिपी नदी का स्रोत है, ठीक है। तो मिसिसिपी नदी कहाँ है, मिसिसिपी नदी ये रही, मिसिसिपी नदी ये रही। रायोग्रा या ये रियो ग्रांडे रिवर है, जो मैंने आपको बताया था। रियो ग्रांडे रिवर किसकी सीमा बनाती है, जो उत्तरी अमेरिका में ऐसे आके पूंछ सी लटक रही है ऊपर ये, तो मैक्सिको और अमेरिका की सीमा बनाती है रियो ग्रांडे रिवर, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आज थोड़े ज्यादा प्रश्न है, मैंने कहा जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, 1 घंटे से ज्यादा नहीं हुआ होगा, ठीक है। मेकांग रिवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, ठीक है। मेकांग नदी का डेल्टा दक्षिण में कंबोडिया में स्थित है, नहीं जी सर आप बता रहे थे कंबोडिया में नहीं, कहाँ है, वियतनाम में स्थित है। पक्षी के आकार का इसका डेल्टा बनता है, वियतनाम में स्थित है। तो कंबोडिया गलत दिया है, इसकी जगह वियतनाम होगा, मतलब दूसरा गलत है, पहला सही है। तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्णतया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। देखो ये 5 झील है, इरी, ओंटारियो, मिशिगन, है ना, लेक सुपीरियर सबसे बड़ी, जो सबसे इनमें है वो है सुपीरियर, माफ कीजिएगा नाम भी सुपीरियर है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, ये 5 झीलें हैं। 1 मिनट, ये 5 झीलें हैं। इन 5 झीलों में से क्या है, इन 5 झीलों में से पांचों क्या हैं, अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर शेयर करती हैं। लेकिन जो मिशिगन इनमें से है वो सिर्फ अमेरिका में है, वो कनाडा के साथ बॉर्डर साझा नहीं करती है। तो आप याद कैसे रख सकते हैं, अमेरिका है और मिशिगन है। गन जो है ना, मिशिगन, तो गन को पकड़ो, तो अमेरिका के पास क्या है, गन है, वैसे हथियार सब जगह बेचता रहता है, शैतान कंट्री है, शैतान देश है, हाँ शैतान है। तो ये मिशिगन जो है, मिशिगन पूरी तरह से क्या है, अमेरिका के हैं। बाकी सब क्या है, बाकी सब बॉर्डर साझा करती हैं किसके साथ, अमेरिका और कनाडा के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा बनता है। अरे सर
पक्षी की डेल्टा किसका बन रहा था, एक तो आप बता रहे थे मेकांग का बन रहा था और एक मिसिसिपी का बनता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर मिसिसिपी होगा 54 का। इसका आंसर मिसिसिपी होना चाहिए, है ना। किसका नहीं बनता है, तो मिसिसिपी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, खत्म हो गए सवाल। पिछले सवाल का आंसर मिसिसिपी ही है, मैं कंफर्म हो गया हूं, मिसिसिपी है। ठीक है, तो आज की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी? 54 सवाल थे, समाप्त हो चुके हैं। अब अगले उसमें हम करेंगे नदियों के किनारे जो स्थित नगर हैं और उससे आगे के चैप्टर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।